सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज नोन एज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो लास्टली हमने क्या पढ़ा है? हमने मैट्रिसेस को कंप्लीट किया, हमने डिटरमिनेंट्स को किया है, हमने फंक्शंस को कंप्लीट किया है। तो आज हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज नोन एज दिस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ये करेंगे हम यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट हमारा है कंटिन्यूटी और दूसरा पार्ट जो हमारा है वो है डिफरेंशिएशन। तो पहला पार्ट जो हमारे पास है दैट इज कंटिन्यूटी। इसको शुरू करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो है यहाँ पर पहले हमें क्या पता होना चाहिए? लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या है वो हमें ज़रूरी यहाँ पर उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस हियर कंटिन्यूटी, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या है। ओके, तो एक टर्म है पहले जो इसमें यूज होती है दैट इज नोन एज टेंडर्स टू। तो टेंडर्स टू का मतलब क्या है हमें ये देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय टेंडर्स टू? अगर मेरे पास सपोज ये नंबर लाइन है, यहां पर है 0, यहां पर है 1, तो हमें पता है 0 और 1 के दरमियान कितने रियल नंबर्स एग्जिस्ट होते हैं? इनफिनाइट। There lies an infinite number of rationals and irrationals between any two real numbers. So अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, suppose x is a variable here, मैं शुरू करता हूं, मैं x को वैल्यू दूंगा, 0 से शुरू करूंगा। जब x का वैल्यू 0 होगा, फिर होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.999, 0.99999, दैट मीन्स जो यहाँ पर x के वैल्यू जो कि 0 से स्टार्ट किया है, ये कहाँ की तरफ बढ़ता है? 1 की तरफ बढ़ता है, लेकिन 1 के बराबर नहीं, क्योंकि there lies an infinite number of rationals and irrationals between two real numbers। या कोई दो रियल नंबर आप लीजिए, एक लीजिए 0.1, दूसरा लीजिए 0.2, इन दोनों के दरमियान भी इनफिनिट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल्स एग्जिस्ट होते हैं। 0.11, 0.11111, तो ऐसे ऐसे करके इनफिनिट नंबर ऑफ नंबर्स है, लेकिन ये 0.2 के बराबर कभी नहीं बनेगा, वहां तक कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर 0.1 और 0.2 के दरमियान इनफिनिट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल्स लाई करते हैं। सो इसीलिए तब हम बोलते हैं यहाँ पर x टेंड्स टू 1, यहाँ पर बोलेंगे x टेंड्स टू 0.2, या लिखेंगे x अप्रोचेस 1, या लिखेंगे x approaches 0.2। so this value is known as it is approaching value। ये इसका approaching value है, जहाँ की तरफ ये बढ़ता है लेकिन इसके बराबर नहीं बनता है, so उसको बोलेंगे हम टेंडर्स टू। तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? अगर हमारे पास वेरिएबल है x, a हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो x a की तरफ बढ़ता है, तो मैं बोलूंगा x टेंडर्स टू a, x approaches a, x becomes very very close to a, but x not equal to a, x equal to a के बराबर नहीं है। That is known as approaching value, उसको बोलते हैं हम टेंडर्स टू। ओके, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पर लिमिट ऑफ ए फंक्शन। हम यहाँ पर एक फंक्शन लेंगे, उसका लिमिट हम डिफाइन करेंगे वो क्या होता है। सो लेट्स टेक ए फंक्शन हियर, सपोज f ऑफ x, हमारे पास एक फंक्शन है, इट इज x प्लस 1। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, यहाँ है x का वैल्यू, यहाँ है f ऑफ x का वैल्यू।
सपोज एक्स 0 से स्टार्ट करता है, कहां से स्टार्ट करेगा? 0 से स्टार्ट करता है, तो एफ ऑफ एक्स भी कहीं से स्टार्ट करेगा। तो अगर एक्स यहां पर 0 से स्टार्ट करता है तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो एक्स यहां से 1 से स्टार्ट करेगा। सो एक्स ने 0 से स्टार्ट किया, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो तो शुरुआत करता है 1 से शुरुआत करता है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे, सपोज दिस इज 0.1, तो एफ ऑफ एक्स बनेगा 1.1। तो ये लगाएंगे हम 0.2, दिस इज 1.2, 0.2 + 1 1.2। ये बनेगा 0.3, ये बनेगा 1.3। ये बनेगा 0.4, ये बनेगा 1.4। ये बनेगा 0.5, ये बनेगा 1.5। तो ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ये एक्स जो है 0 से स्टार्ट करता है, कहाँ की तरफ जाता है? 1 की तरफ। 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो 0 से स्टार्ट किया, बढ़ा कहाँ? 1 की तरफ। तो 1 की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब है हम लिखेंगे एक्स टेंड्स टू 1। तो एक्स टेंड करता है, अप्रोच करता है 1 की तरफ। लेकिन 1 ने यहाँ से एफ ऑफ एक्स ने 1 से स्टार्ट किया, तो ये कहाँ की तरफ बढ़ता है? 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 0.9 है 1.9, 0.99999 ये आएगा 1.9999। जितना ये 1 की तरफ बढ़ेगा उतना ये कहाँ की तरफ बढ़ेगा? 2 की तरफ। सो 1.999। तो जितना एक्स 1 की तरफ बढ़ेगा उतना एफ ऑफ एक्स हमारा 2 की तरफ बढ़ता है। सो फिर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स tends to 2. So this means that as x approaches 1, f of x approaches 2. जितना x 1 की तरफ बढ़ता है उतना f of x 2 की तरफ बढ़ता है। तब हम लिखते हैं मैथमेटिकली this 2 is known as the limit of the function f of x when x tends to 1. So हम अब लिखेंगे यहाँ पर 2 is called the limit of the function f of x as x approaches 1. जितना x 1 की तरफ जाएगा उतना f of x 2 की तरफ जाएगा। और मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली हम लिखते हैं लिमिट LT लिखते हैं लिमिट f of x when x tends to 1 is equal to 2. That means f of x का लिमिट जो है, जो लिमिटिंग वैल्यू f of x का जहाँ की तरफ बढ़ता है, जब x 1 की तरफ बढ़ता है तो ये f of x कहाँ की तरफ बढ़ता है? 2 की तरफ बढ़ता है। सो ये नोट है, x approaches 1, then f of x approaches 2. This means that x is not equal to 1. This means f of x is not equal to 2. So ये f of x 2 के बराबर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये x 1 के बराबर कभी नहीं बनता है। So this means that यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप दो चीजें हम लेंगे, ये बढ़ता है, ये हमारा एक्स 1 की तरफ जाता है, उतना ये एफ ऑफ एक्स नजदीक 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 किसको आता है? 2 को आता है। कितना नजदीक आता है? दैट मीन्स द गैप बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड 2 बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटी गैप है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको लिमिटिंग वैल्यू, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन या अप्रोचिंग वैल्यू। उतनी गैप इनके दरमियान कम है, उतनी गैप इनके दरमियान कम है कि कोई भी पॉजिटिव अगर नंबर हम लेंगे तो वो गैप उससे भी छोटी है। सो दिस इज नोन एज लिमिट ऑफ द फंक्शन। तब हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन? तो मैंने एग्जांपल आपको एक दी है यहाँ पर। तो इफ f of x be a real function defined in its domain, अपने डोमेन के हर किसी पॉइंट पे डिफाइंड है, अपने डोमेन के हर किसी पॉइंट पे डिफाइंड है ये, तो also let a स्मॉल a हम देंगे be a real number, then the number, अब तो दूसरा नंबर कौन सा नंबर? सपोज स्मॉल n is called the limit of the function f of x when f of x becomes very very close to L as x becomes
वेरी वेरी क्लोज टू ए, जितना x a के नजदीक जाएगा, अगर f ऑफ x l के नजदीक उतना जाता है तब हम बोलेंगे दिस l इज नोन एज लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस a। तो सिंबॉलिकली हम क्या लिखते हैं, लिमिट l की लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x इज इक्वल टू l, या लिखते हैं l की जगह lim लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, तब हम लिखते हैं। सो दिस इज नोन एज द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। अगर हम आपको एग्जाम्पल भी एक यहाँ पर देंगे और एक एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। अगर हमारे पास एक फंक्शन है x प्लस 2, आपको इवाल्युएट करना है लिमिट व्हेन x अप्रोचेस समथिंग 2, तो इसका मतलब है जब x 2 के नजदीक जाता है तो आपको बताना है f ऑफ x किसके नजदीक जाएगा। तो हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x का वैल्यू है x प्लस 2, तो आएगा सीधे 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है जब x 2 के नजदीक जाएगा तब f ऑफ x प्लस 2 किसके नजदीक जाएगा, 4 के नजदीक जाएगा। एज x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 टेंड्स टू 4। तो ये आपको खास ख्याल रखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक पॉइंट ये है, आप देखोगे यहाँ पर हमने x का वैल्यू 2 डाला है, आपने बोला x इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ इसके साथ क्या है, लिमिटिंग वैल्यू, ये बाउंड्री वैल्यू है, तो इसका भी बाउंड्री वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर हमारे पास बाउंड्री पे कौन आता है 2, तो x की बाउंड्री है 2, तो f ऑफ x की बाउंड्री क्या है वो हमें दिखाना है। तो बाउंड्री पे बाउंड्री, तो बाउंड्री आएगी 4। जब इसने 2 को टच नहीं किया तब ये टच नहीं करेगा, 4 को टच नहीं करेगा, क्योंकि x प्लस 2 के साथ यहाँ पर LT लगा हुआ है, लिमिट लगा हुआ है ऑलरेडी। तो हमें बाउंड्री निकालना है लास्ट में, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू, ये इसका अप्रोचिंग वैल्यू क्या होगा, जिसको ये टच नहीं करेगा लेकिन उसके बहुत बहुत करीब जाएगा, वो आपको निकालना है। दैट इज नोन एज द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। तो ये है हमारे पास लिमिट, ये डेफिनेशन है हमारी। और एक डेफिनेशन हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में पहले और एक दूंगा, फिर मैं दूसरी डेफिनेशन दूंगा। जैसे आप पाई की एग्जाम्पल लेते हो, पाई, तो पाई क्या है एक्चुअली, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, आप लिखते हो इट टेंड्स टू 22/7। याद रखना ये 22/7 के नजदीक जाता है। अगर ये आपका पाई है, ये आपका 22/7 है, तो ये उसके नजदीक उतना नजदीक इस पाई का वैल्यू 22/7 के है, जबकि इनके दरमियान जो गैप है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन गैप है। गैप क्या है, किसी भी पॉजिटिव नंबर से ज्यादा है। सो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई कभी 22/7 के बराबर नहीं है, लेकिन पाई अप्रोचेस 22/7, पाई 22/7 के नजदीक जाता है। यह है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पाई, यह पाई का लिमिट है, ये इसके नजदीक जाता है। इट इज नॉट इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो अब इसी को बोलते हैं हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ओके, अब हम और एक डेफिनेशन लेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट। इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट, दिस इज नोन एज इप्सिलॉन एंड दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा। तो यहाँ पर इप्सिलॉन और डेल्टा क्या है, जब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं तब हम सेट थ्योरी, ये इप्सिलॉन वहां पर क्या डिनोट करता है, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू वहां पर डिनोट करता है। यहाँ पर लिमिट में क्या करेंगे इप्सिलॉन और डेल्टा, हम इनको लेंगे वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स, very small positive numbers. So what is the definition of now limit by using epsilon delta definition? मैं फिर epsilon और delta को फिर से क्लियर करूंगा, पहले मैं definition बताऊं। ओके, तो हमने अभी पढ़ा है, अगर हमारे पास एक रियल नंबर है a, l भी एक रियल नंबर है, x a को अप्रोच करता है, तब f of x l को अप्रोच करेगा, तब हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, f of x इज इक्वल टू l। ये हमने पढ़ा है। इसका मतलब है
as x tends to a, f of x tends to l. जितना x a के नजदीक जाएगा उतना f of x l के नजदीक जाएगा। तो हम इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यहाँ पर यूज करेंगे और हम इसको खोलेंगे। देख लीजिए इसका मतलब क्या है। आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा है मॉडुलस। तो एक्चुअली अगर लिखेंगे मॉड ऑफ दिस a minus b, what is actually this? It is the distance between a and b. जब हम लिखते हैं मॉड a minus b, it is the distance between a and b. जब हम लिखते हैं मॉड x minus a, it is the distance of point a from x. x और a के दरमियान डिस्टेंस क्या है? ठीक है, ओके। तो आपने देखा ये x है, ये a है, ये x a के नजदीक जाता है, या कितना नजदीक आता है? वह उतना नजदीक आता है कि x और a के दरमियान, x माइनस a, x और a के दरमियान जो गैप है, ये x है, ये a है, इनके दरमियान जो गैप है, डिस्टेंस है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो कितनी स्मॉल है वो गैप? वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटी है। तो अब लगे जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तब मैं लगाऊंगा यहाँ पर मॉड। इसका मतलब है x टेंड्स टू a का मतलब क्या है? x टेंड्स टू a का मतलब क्या है? The distance between x and a is very very small. The distance between x and a is so small that it is less than any pre-assigned positive number. तो mod of x minus a का मतलब क्या है? mod of x minus a का मतलब है distance between x and a वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटी है। सपोज मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर लूंगा, कौन? डेल्टा। ये 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। ये कोई सपोज 0.00000000001, ये कितना छोटा नंबर है? बहुत छोटा नंबर है, लेकिन पॉजिटिव है। लेकिन लिमिट का मतलब क्या है? टेंड्स का मतलब क्या है? ये इस नंबर से भी छोटी है। ये गैप जो है इस नंबर से भी छोटी है। तो मैं लिखूंगा लेस देन डेल्टा। सो x टेंड्स टू का मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज वेरी वेरी स्मॉल। वो स्मॉल उतनी है जितनी गैप जो है वो x और a के दरमियान वो इससे भी छोटी है। ओके, तो वही डिस्टेंस f ऑफ x और l के दरमियान वो भी छोटी होती है। कितनी छोटी? किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटी होती है। तब मैं लिखूंगा मॉड f ऑफ x माइनस l इज लेस देन इप्सिलॉन। मैंने इप्सिलॉन और डेल्टा दो पॉजिटिव नंबर लिए हैं, वो बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर्स हैं इप्सिलॉन और डेल्टा, लेकिन f ऑफ x और l के दरमियान जो गैप है वो इतनी छोटी है। तो वो इतनी छोटी है किसी भी पॉजिटिव नंबर से वो छोटी है वो गैप, इसलिए x और a के दरमियान जो गैप है वो भी उतनी छोटी है, किसी भी पॉजिटिव नंबर से भी छोटी है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर सो अगर हमारे पास यहाँ पर है फंक्शन f ऑफ x, a हमारे पास रियल नंबर है, l भी हमारे पास रियल नंबर है, x स्टैंड करता है a को, then we say that the number l is called the limit of the function f of x if mod f of x minus l is less than epsilon for x minus a less than delta। अगर x minus a less than delta होगा, x और a के दरमियान गैप जो है वो वेरी वेरी स्मॉल होगी, उसका मतलब है एक्सटेंड करता है a को, इसका मतलब है एक्सटेंड करता है a को, तब f और x और l के दरमियान जो गैप है वो भी वेरी वेरी स्मॉल होगी। कितनी स्मॉल होगी? वो किसी भी प्री-असाइन्ड पॉजिटिव नंबर से छोटी होगी। इसका मतलब है f of x tends to l and this definition is known as epsilon delta definition of a limit। ओके, तो आप सीख सकते हो। सो हमारे पास दो डेफिनेशन आई है, एक तो मैंने नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट बताया आपको, और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट। तो हमारे पास यहाँ पर इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गया। दीज आर इप्सिलॉन एंड डेल्टा, दीज आर द टू प्री-असाइन्ड पॉजिटिव नंबर्स। ये दो पॉजिटिव नंबर है, छोटे छोटे, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, उतने छोटे, 0.100 टाइम्स 0 फिर 1, बहुत उससे भी छोटा। तो लिमिट का मतलब है x approaches a, that means the gap between x and a becomes very very small, किसी भी छोटे से छोटे पॉजिटिव नंबर से भी छोटी है, तो तब गैप और f of x और l के दरमियान वो भी वेरी वेरी स्मॉल बनती है, किसी भी छोटे से छोटे पॉजिटिव नंबर से वो गैप छोटी है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर। अब हमारे पास मैंने आपको बोला है कि यहां पर एक नंबर था, रियल नंबर a, ये x जो है ये अप्रोच करता है a को, ये टेंड करता है a को,
लेकिन जब नजदीक पहुंचता है, ए के नजदीक पहुंचेगा ये एक्स, तब ये दो तरीके से ए के नजदीक आएगा, ईदर फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड। या ये राइट साइड से नजदीक आएगा या ये लेफ्ट साइड से इसके नजदीक आएगा। अगर ये एक्स राइट साइड से इसके नजदीक आएगा, ए को नजदीक आएगा, तब हम लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए, ऊपर लिखते हैं प्लस, तब हम लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए प्लस। दैट मीन्स ए के राइट साइड में एक्स के वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ए है, ए प्लस मीन्स ये ग्रेटर देन ए है, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड में ए के नजदीक आएगा तब हम लिखेंगे एक्स टेंड्स टू ए माइनस। इसका मतलब है एक्स को वो वैल्यू असाइन होंगे जो ए से छोटे होंगी। तो इसका मतलब है एक्स ए को अप्रोच करेगा कितने तरीकों से, दो तरीकों से अप्रोच करेगा, ईदर फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जब राइट साइड से अप्रोच करेगा तब हम लिखेंगे एक्स टेंड्स टू ए प्लस, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तब हम लिखेंगे एक्स टेंड्स टू ए माइनस। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं, तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये आपको नोट करना है, आपको देखना है, याद रखना है। अब हम देखिए, हमने अभी बोला है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मतलब है जितना एक्स ए के नजदीक जाएगा उतना एफ ऑफ एक्स एल के नजदीक जाएगा। ओके, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स ए के नजदीक जाता है लेकिन राइट साइड से, तब मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो एक्स जाता है ए के नजदीक किस साइड से, राइट साइड से जाता है, तो एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट उस टाइम होगा उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जब एक्स ए के नजदीक जाएगा लेकिन लेफ्ट साइड से, तब हम बोलेंगे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, तब उसका नाम पड़ा है लेफ्ट हैंड लिमिट। So that means limit of the function f of x when x approaches a from its right side is known as right hand limit, and limit of the function f of x when x approaches a from its left side। तो यहाँ पर x के वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव नहीं, ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है x का वैल्यू है a से बड़ी, a से बड़ी, इसका मतलब है x का वैल्यू a से छोटे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं है, आपको जाने उससे कंफ्यूजन होगा। देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा यहाँ पर -100, मैं लूंगा -100, यहाँ पर कहीं 0 है, तो अगर मैं लूंगा -100 ऊपर लिखूंगा प्लस, तो इसका मतलब है x के वैल्यू -100 से बड़े, तो वो ये साइड आएगा, तो यहाँ पर आएगा -100 ऊपर माइनस, तो वो ये साइड आएगा। लेकिन -100 के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में नेगेटिव नंबर, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव एग्जिस्ट होते हैं। तो आमतौर आप स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, कहीं लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए प्लस, वो बोलते हैं कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स टेंड्स टू ए माइनस, एक्स के वैल्यू नेगेटिव है। नहीं, ये एक्स टेंड्स टू ए प्लस का मतलब क्या है, एक्स के वैल्यू जो है वो ए के है लेकिन राइट साइड में, राइट साइड में ए से बड़े हैं, लेफ्ट साइड में ए से छोटे हैं। तो -100 अगर लेंगे एक्स टेंड्स टू -100 ऊपर प्लस, तब एक्स को वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू -100 से बड़े, तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो x टेंड्स टू -100 माइनस, वो -100 से छोटे, तो वो नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली है। तो ये भी नेगेटिव आए, ये भी नेगेटिव आए, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी कुछ आए हैं। तो इसका मतलब है x टेंड्स टू, अगर मैं लिखूंगा 1 प्लस, तो इसका मतलब है x टेंड करता है 1 को राइट साइड में, तो x का वैल्यू जो है वो 1 से बड़े है, तो यहाँ पर x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 से छोटे हैं। ख्याल रखना है इस चीज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सो ये था हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर और एक चीज होता है, ये और मैं बताऊंगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन ये एक्चुअली क्या है, हम लिखते हैं लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, ना यहाँ पर प्लस है ना यहाँ पर माइनस है। इसका मतलब है चाहे ये राइट साइड से अप्रोच करेगा तो भी एल, चाहे ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो भी एल। सो इसका मतलब है द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स एट पॉइंट ए
एक पॉइंट ए पे एग्जिस्ट तब होता है जब ये दोनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे इक्वल होंगी। सो हम जाएंगे यहां पर और एक डेफिनेशन पे, उसको बोलते हैं लिमिट एट ए पॉइंट। लिमिट एट ए पॉइंट, let f of x be a real function defined in its domain. Also, let small a be a real number, then the number small a is called the limit of the function f of x। ज्यादा बेटर है ए इसके डोमेन में होना चाहिए, तो डिफाइंड है हर किसी पॉइंट पे डोमेन पे, क्योंकि जब हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, सपोज x + 1, तब हम डालते हैं a + 1, तो फाइनाइट होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। अगर मैं डोमेन में नहीं होगा तभी इन्फिनिट निकलता है, तो ये नॉट डिफाइंड निकलेगा, तो ये भी डोमेन में होना चाहिए, द डोमेन। तब L जो है ये लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x है if राइट हैंड लिमिट एट a, राइट हैंड लिमिट एट x at a is equal to left hand limit at a, that is limit x tends to a plus f of x is equal to limit x tends to a minus f of x। दोनों इक्वल होंगे तो दोनों किसके बराबर होनी चाहिए? L के बराबर। तो राइट साइड भी L के बराबर, लेफ्ट साइड भी L के बराबर। जब ये दोनों L के बराबर हो गए तब इनका कॉमन वैल्यू तब हम लिखेंगे एक ही, क्योंकि जब हम राइट से जाएंगे अप्रोच करेंगे तब भी L, लेफ्ट से जाएंगे तब भी L, तो इट इज कॉमन वैल्यू इज लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to L। चाहे राइट से जाएगा तो भी L, लेफ्ट से जाएगा तो भी L, तब यहां पर प्लस या माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन, हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to L, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली इट इज कॉमन वैल्यू। अगर हम राइट से जाएंगे तो भी L, लेफ्ट से जाएंगे तो भी L, चाहे प्लस होगा या माइनस होगा। सो दिस मीन्स दैट द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट एग्जिस्ट्स if both right hand left hand limits at that point are finite and they are equal। इनमें से दोनों में यहाँ से equal, तो ये चीज जरूरी ओरिजिनल डेफिनेशन f of x लिमिट एट ए पॉइंट। तो ये हमारे पास और एक पॉइंट क्लियर हुआ है, लिमिट एट ए पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बोलेंगे, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी आपने सीखा है। तो मेरे ख्याल से आपको लिमिट यहां पर क्लियर हुआ है। लिमिट की डेफिनेशन हमने यहां पर लिमिट राइट हैंड लिमिट भी बोला है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपको क्लियर किया है वो क्या चीज है। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पर और डेफिनेशन पे जो हमें पढ़नी है। यहाँ पर लिमिट तो ऑलरेडी क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, हमने थोड़ा आपको रिकैप्चुलेट किया, याद दिलाने की कोशिश की है। जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है एक्चुअली वो है कंटिन्यूटी, वो है कंटिन्यूटी, वो हमें करना है। तो कंटिन्यूटी में एक्चुअली पहले हम बोलेंगे व्हाट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सो यहां पर करेंगे हम कंटिन्यूअस फंक्शन एक्चुअली क्या है। मैं इसको डायरेक्ट डेफिनेशन आपको बताऊंगा ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है। अगर आपके पास कोई फंक्शन होती है f of x, ये मेरे पास एक फंक्शन है। अगर इस f of x का आप ग्राफ डालेंगे, सपोज इसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आएगा, ये इसका ग्राफ है, तो ये इसका डोमेन, ये यहां से यहां तक है इसका ग्राफ। अगर इस ग्राफ में इसके डोमेन के फंक्शन के डोमेन में कहीं पर कोई ब्रेक या कोई जंप नहीं आएगा, ये ग्राफ छेड़िन गुंजाइश छोड़मुत की, तेल बनाइस फ्रॉम ग्राफ तम सातम ये गो कंटिन्यूअस, ये गो कंटिन्यूअस। तो एमएस फंक्शन बनो तम सातम दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन।
फॉर एग्जाम्पल इसमें चैप्टर नंबर 2 में या चैप्टर नंबर 1 में रिलेशन में फंक्शन में आपने पढ़ा है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स वहां पर प्लॉट किए हैं। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ तो ऐसे आता है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, कहीं पर ब्रेक नहीं है या कहीं जंप नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। आप जाइए मॉडुलस फंक्शन पे तो ग्राफ ऐसे है, कहीं पर कोई ब्रेक या कहीं जंप नहीं है, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर आप जाएंगे सिग्नम फंक्शन पे तो ग्राफ ऐसे है, ये 0 है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ कट होता है 0 पे जंप है, 0 पे यहां से छलांग मार के यहां भी छलांग मारता है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। वो पॉइंट जहां पर ग्राफ कट होता है, जहां पर ग्राफ जंप करता है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, नॉट कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, नॉट कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं है। डोमेन अगर इसका सपोज रियल नंबर है तो ये अपने डोमेन के हर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। 0 पे नहीं है, 0 पे ग्राफ कट होता है तो वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ओके। अगर आप जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, अगर आप जाएंगे यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, सपोज हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो उसका ग्राफ तो ऑलरेडी आपको पता है वो कैसे होता है, तो इस तरीके का तकरीबन वो ग्राफ हमारे पास आता है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमारे पास ग्राफ आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आप देख लीजिए ये तमाम इंटीजर्स पे कट होता है, यहां पर है 0, यहां पर है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3, यहां पर है -1, यहां पर है -2, हर किसी इंटीजर पे ये ग्राफ जंप करता है, कट होता है। सो इसका मतलब है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास है f of x इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, या जिसको बोलते हैं आप इंटीग्रल पार्ट फंक्शन या स्टेयरकेस फंक्शन भी बोलते हो, ये इंटीजर्स पे कट है। इसका मतलब है अपने डोमेन के हर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। सो डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, discontinuous at integers. So the graph is not continuous function in its domain. इसका डोमेन तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर में हर किसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो अब इसको बोलेंगे हम discontinuous function. So simply a function which is not continuous is called a discontinuous function. तो सिंपली आपको एक डेफिनेशन हमने बोली है। अब हम जाएंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन पर। मैथमेटिकल डेफिनेशन पर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन या आप कहेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। सो कंटिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन को सीखने के लिए पहले आपको क्या सीखना है? कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक फंक्शन एक पॉइंट पे कब कंटिन्यूअस होती है मैथमेटिकली आपको बताना है। ओके, सो अगर हमारे पास एक रियल नंबर है ए हमारे पास एक रियल नंबर है, ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, ये इसके डोमेन में है। सो एफ ऑफ एक्स बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड इन इट्स डोमेन, डोमेन के हर किसी पॉइंट पे डिफाइंड है, फाइनाइट वैल्यू निकलता है हर किसी पॉइंट पे, ए इसके डोमेन में एक पॉइंट है। तब हम बोलेंगे दिस एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। तो ये कंटिन्यूअस है उस टाइम इस पॉइंट ए पर, कब? इफ, याद रखना इंपॉर्टेंट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। जब ए पर एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट होगा वो तो फंक्शन के वैल्यू के बराबर निकलना चाहिए जो ए पर इसका वैल्यू निकलेगा। पहले निकालेंगे एफ ऑफ एक्स का लिमिट ए पर, फिर निकालेंगे ए पर एफ ऑफ
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तब निकलेगा एफ ऑफ ए, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो लिमिट में क्या होता था, लिमिट में कुछ भी नंबर यहाँ पर आएगा, एल आता था, वो तो लिमिट था, लेकिन उस लिमिट के बदले यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए। जब ये लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए, वैल्यू के बराबर निकलेगा, तब हम बोलेंगे द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। सो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be continuous at point A in its domain of definition if limit x tends to A is equal to f of A. That is, limit at point A is equal to value of the function at point A. A पर जो लिमिट हम निकालेंगे वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए जो निकलेगा वो इसके बराबर होना चाहिए। अगर आप इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन और यूज करोगे, मैंने आपको बोला कि अगर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, जब एक्स ए के नजदीक जाता है तो एफ ऑफ एक्स किसके नजदीक जाता है, एल के नजदीक। तो हम लिखते हैं इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स and L becomes very small, becomes less than epsilon any पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटी है, जब x और a के दरमियान जो गैप है वेरी स्मॉल होगी, किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटी है। लेकिन यहाँ इस L के बदले कौन है, f ऑफ a, तो इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि a function f of x is said to be continuous at point a if mod f of x माइनस एल के बदले f of a और l के दरमियान जो गैप है वो बनेगी वेरी स्मॉल। कितनी स्मॉल, किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटी, when जब mod of x minus a is less than delta, तो जब x और a के दरमियान जो गैप है किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटी है, तब f of x और f of a के दरमियान जो गैप है वो किसी भी नंबर से छोटी है। तो L की जगह क्या आता है, f of a. So this means that when the gap between value of the function and the function becomes very small, तो हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटी है ये गैप, तब हम बोलेंगे this is known as the function is said to be continuous at point A, and mathematically how we write here, simply limit x tends to a, f of x is equal to f of a, तब हम बोलेंगे। सो ये थी हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन, और हमने बोला आपको इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट। एक एग्जांपल यहां पर करेंगे हम, आपको क्लियर हो जाएगा। हम यहां पर एक एग्जांपल करेंगे, हमें यहां पर चेक करनी है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू कहां, किस पर करेंगे, सपोज 5। मुझे चेक करना है कि एक्स 5 के पर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, ये आपको लिखाना है। पहले हम 5 पे लिमिट निकालेंगे। सो हियर लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर प्लस 1, तो आएगा, तो x के बदले 5, क्यों, क्योंकि जब x 5 के नजदीक जाता है, x स्क्वायर प्लस 1 किसके नजदीक जाता है, बाउंड्री वैल्यू है 5, तो बाउंड्री वैल्यू इसका भी निकालना है। यहाँ पर बाउंड्री पे कौन पॉइंट है जिसके नजदीक जाएगा, तो वो आएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 25 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 26। जब x 5 के नजदीक जाएगा, f of x 26 के नजदीक जाएगा, सो x 5 के बराबर नहीं है, तो f of x 26 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of 5, वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो आएगा 5 स्क्वायर प्लस 1, वो भी 26। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x is equal to limit x tends to 5 x square plus 1 is equal to f of 5। तो limit at 5 is equal to value of the function at 5, ये हमारे पास आया है। तब हम बोलेंगे the function is said to be continuous at 5।
तब तो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है, 5 पे कंटिन्यूअस है। लिमिट एट पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो ये हमारे पास आया है कंटिन्यूटी। हमने एक एग्जांपल लिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, खुद बना सकते हो, बहुत आसान है, ये कोई मसला नहीं है। ओके, ठीक है। अब मैं जाऊंगा अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारे, जैसे हम बोलते थे राइट लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हम बोलते थे, हम भी यहां पर बोल सकते हैं राइट कंटिन्यूअस एंड लेफ्ट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस एंड लेफ्ट कंटिन्यूअस भी हम बोल सकते हैं यहां पर। क्यों? देख लीजिए, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है। एक्स हमारे पास है, एक टेंड को ए को करता है, तब एफ ऑफ एक्स जो है वो टेंड करेगा एफ ऑफ ए को। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो अगर इस एक्स ने टेंड किया ए को फ्रॉम इट इज राइट साइड, तब हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, तब इसका नाम पड़ा है राइट हैंड लिमिट। जब ये राइट हैंड लिमिट यहां पर एफ ऑफ ए के बराबर होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होगा, so this means that function is continuous at a, but a tends to x tends to a from its right side, तब बोलेंगे इसको राइट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस। जब हम लिखेंगे लिमिट x tends to a माइनस f of x is equal to f of a, x टेंड करता है a को नेगेटिव साइड में, सो टेंड करता है को लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन जो वैल्यू निकलता है वो इसके बराबर है, एफ ऑफ ए के बराबर। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, बट कहां, किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तब बोलेंगे लेफ्ट कंटिन्यूअस। लेफ्ट कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या हम बताएंगे। और एक तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि आपने लिमिट में पढ़ा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। जब ये दोनों राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगे, तब ये बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये दोनों बराबर होंगे। तो कंटिन्यूटी में हम लगा सकते हैं यही। तब मैं बताऊंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स आया, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। जब ये राइट कंटिन्यूअस भी होगी, right continuous is equal to left continuous. So function is said to be continuous at point A when it is right continuous as well as left continuous at that point. जब A के right side में भी continuous होगी और left side में भी continuous होगी, that means right hand limit at A is equal to value of the function, left hand limit at A is equal to value of the function. तो दोनों बराबर है, तो their common value is limit x tends to A f of x